तो बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक अपनी नई सीरीज, जो कि हमारी होगी एमसीक्यू सीरीज। ये पूरी की पूरी जो सीरीज, लगभग इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर कराए जाएंगे। किसके? जीएस के जो क्वेश्चन है, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हमारा जो ज्योग्राफी है, इसके अलावा इन्वायरमेंट, करंट अफेयर और बाकी के जो क्वेश्चन है साइंस एंड टेक के होंगे। ये सीरीज डेली बेसिस पर चलाई जाएगी और 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली इस सीरीज के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी होगी, स्टैंडर्ड होगा, वो लगभग लगभग यूपीएससी के जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं उनके स्तर का होगा। आप इसे खुद पहचान लेंगे जब आप क्वेश्चन को करेंगे। तो हम क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं अब से। यहाँ जहाँ हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ से ओवरऑल, यहाँ से पढ़ना, फिर यहाँ से, और फिर इसमें सीधा करेक्ट करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। तो समवर्ती सूची 3rd में निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय शामिल है। तो 3 हमें सूचियां देखने को मिलती हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इन समवर्ती सूची में से कौन कौन से विषय निम्नलिखित में से शामिल होंगे, इसके बारे में हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है, जो आपको पता है उसको सही, और जो नहीं पता एलिमिनेशन मेथड ओवरऑल इसमें यूज करना है। सबसे पहले जैसे यदि हम आइडिया लगाएं ओवरऑल, इसमें फाइंड आउट करते हैं कि हम जो डाक और जो तार है, ये कहीं ना कहीं केंद्र सूची का, यस, जो संघ सूची है, संघ सूची का विषय है, कहीं ना कहीं संघ सूची का विषय है। तो 2 ऑप्शन में नहीं होगा। तो यहाँ से एक ऑप्शन ये कट जाता है और एक ऑप्शन ये कट जाता है। अब बात करते हैं, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो एक यहाँ से ये भी समवर्ती सूची का है, जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट वाला विषय। इसके अलावा यदि देखा जाए कि जो ट्रेड यूनियंस की जब हम बात करते हैं, जो ट्रेड यूनियंस है, ये भी इसमें शामिल होता है, किसमें? समवर्ती सूची में। जेल और सुधार गृह, ये इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि ये जो विषय है कहीं ना कहीं राज्य सूची में आ जाता है। किसमें? राज्य सूची में। ये राज्य सूची का विषय हो जाता है। इसके अलावा विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, ये हमारी समवर्ती सूची के हैं। तो ओवरऑल 1, 2 और 5, जिसमें भी 1, 2, 5 का जो ऑप्शन हो, नहीं 1, 2, 5 का नहीं, 1, 3, 5 का जो ऑप्शन है, 1, 3 और 5 का जहां ऑप्शन हो वो वाला। यदि ऑप्शन बी को देखा जाए तो 1, 3, 5 ये वाला जो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, अब इसे पढ़िए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ओवरऑल इसमें पूछा गया है कि जो हमारा लोकतांत्रिक समाज है, उसमें स्वतंत्रता की अवधारणा का जो वर्णन करेगा, उसके बारे में हमें बताना है कि लोकतांत्रिक जो समाज है, जहां पर लोकतंत्र देखने को मिलता है, तो वहां स्वतंत्रता की जो अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करेगा। एक एक ऑप्शन हमें पढ़ना है। देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और निर्णय लेने को प्रभावित करने की क्षमता की राजनीतिक प्रक्रिया है, यदि उसमें कोई व्यक्ति भाग ले पा रहा है और निर्णय ले पा रहा है, तो वो क्या स्वतंत्रता की अवधारणा का ये बेस्ट ऑप्शन है। अगला पढ़ते हैं, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। अगला ऑप्शन, व्यक्तियों के द्वारा प्राधिकरण और सामाजिक दायित्वों के सभी रूपों को अस्वीकार करने का अधिकार। मतलब इसमें जो 3rd ऑप्शन में कहा गया कि किसी प्रकार का सामाजिक दायित्व स्वीकार ना करना। यदि इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाए तो सबसे पहले इस ऑप्शन को कट करेंगे। तो बिना किसी कानूनी दबाव के स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार, इससे भी किसी प्रकार का कानूनी दबाव नहीं है, तो उसके बाद इसे एलिमिनेट है। यहाँ अब आते हैं, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। कहीं ना कहीं सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, ये वाला हमें बी ऑप्शन लग रहा है, जो स्वतंत्रता की अवधारणा का सबसे सही तरीके से, सबसे उपयुक्त तरीके से इन चारों में से वर्णन कर रहा है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची 1, सूची 2, इनको मैच करना है। अब सूची 1 में क्या दिया गया है? भारत के संविधान के प्रावधान, मतलब भारत के संविधान में कुछ ना कुछ प्रावधान किए गए हैं।
इसमें सूची 2 में क्या है कि कहाँ से प्रेरित है, मतलब संविधान के कोई ना कोई प्रावधान है, वो हमारे जैसे भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं ग्रहित संविधान है, मतलब अलग अलग देशों के जो प्रावधान है, कुछ अच्छे प्रावधान थे अलग अलग देशों से, वो देशों से हमारे संविधान में लिए गए, तो ग्रहित संविधान है, अलग अलग देशों से प्रावधान लिए गए, तो किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया उसे हमें यहाँ मैच करना है। अब जब हम बात करते हैं विधि का शासन, किसका, विधि के शासन का विचार, तो ये हमने कहीं ना कहीं ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसका ए का क्या हो जाएगा, ए का थर्ड। अब आते हैं अवशिष्ट शक्तियों का विचार। अवशिष्ट शक्तियां कुछ ऐसी शक्तियां जो ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाएगा। तो ये अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है, इनमें से किस देश से लिया गया है, कि अवशिष्ट शक्तियों का विचार यहाँ से कनाडा के संविधान से लिया गया है। बी का 2। अब आता है न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, न्यायिक समीक्षा मतलब यहाँ से संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई विधि वगैरह बनाई जाती है, उसकी न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है, उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाएगा। और ये जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अब इसके जो ऑप्शन यहाँ पर है, यहां से इसको मैच करिए, कौन सा, सबसे पहले ए का थर्ड और बी का 2, यहां से ये वाला जो ऑप्शन इसमें, ये ऑप्शन इसका उत्तर होगा। और न्यायिक समीक्षा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, और राज्य के नीति निर्देशक का तो आयरलैंड। इस प्रकार से ये हमारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां से, अब अगले क्वेश्चन में देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है, हमें उन पर विचार करना है। अब 1884 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 543 लोकसभा सीटों में से 415 लोकसभा सीटें जीती। इस समय 1884 के समय की बात कही गई है, लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी ने 543 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जीती, 415। कांग्रेस पार्टी ने 4/5 हिस्सा सीटें जीती, मतलब कहा गया है कि 4/5 सीटें जीती, लेकिन उसे देश के कुल डाले गए वोटों का केवल 48% वोट ही प्राप्त हुआ, मतलब जो भी ओवरऑल वोट डाले गए, वैध मत डाले, उनका 48%। अब निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी उपयुक्त कथन का समर्थन करती है। अब आते हैं, तो किसी उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है हमारा, फर्स्ट पास्ट द जो पोस्ट सिस्टम है उसके बारे में, मतलब जो व्यक्ति किसी भी जो निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट जिसे मिलेंगे वही विजयी घोषित होगा। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतदाता यहाँ से मतदाता पार्टी को वोट देता है। मतदाता क्या पार्टी को वोट देता है, मतदाता अपने क्षेत्र के जो निर्वाचन क्षेत्र से जो खड़े हुए व्यक्ति को वोट देता है, ना कि यहाँ से पार्टी को वोट देता है। तो ये बात इसमें गलत कही गई है। तो इसमें जिस उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। मतदाता पार्टी को वोट देता है ऐसी कोई बात नहीं है। मतदाता अपने क्षेत्र के, यदि वो संसद के संबंधित चुनाव है तो सांसद सदस्य को अपने क्षेत्र के, और यदि वो विधानसभा के चुनाव है तो अपने जो क्षेत्र के जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उस व्यक्ति को, यहाँ से जो भी प्रतिनिधि है उसको मत देता है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, इसका केवल ए ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों पर विचार कीजिए। अलग अलग हमारे संविधान में जो समय समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि कुछ प्रावधानों को हटाया जा सके, कुछ प्रावधान जो समय के अनुसार जोड़ने की जरूरत है उनको जोड़ा जा सके, वो संवैधानिक संशोधन। अब 52वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन और 84वां संविधान संशोधन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दल बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है। तो दल बदल से संबंधित प्रावधान लाए गए, जो पहला जो प्रावधान है 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से लाए गए, कि जो मान लीजिए कि कोई एक दल से अपना संसद में या विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा में पहुंचा, लेकिन उसने अपने दल को बाद में बदल लिया। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो दल बदल से संबंधित प्रावधान लाए गए 10वीं अनुसूची में, तो वो
सबसे पहले तो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाए गए थे। उसके बाद एक संविधान संशोधन और किया गया जो कि 91वां संविधान संशोधन है, और सशक्त बनाने के लिए किसको, दल बदल से संबंधित प्रावधानों को। दो संविधान संशोधन इससे जुड़ते हैं, पहला और दूसरा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है इसमें आएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भारत के संविधान के तहत विधायी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विधायी शक्तियों का वितरण किस प्रकार से किया गया है। केवल केंद्र सरकार ही संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये बात सही है कि संघ सूची, राज्य सूची और हमारी जो समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति है। तो अवशिष्ट शक्तियां क्या है? अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां जो ना हमें संघ सूची में दी गई है, ना हमें राज्य सूची में दी गई है, ना हमें समवर्ती सूची में दी गई है। वे कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर भविष्य में कहीं ना कहीं कानून बनाने के लिए आवश्यकता होगी, उन पर अधिकारिता कहीं ना कहीं केंद्र को दी गई है। तो अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होंगी। तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो ये बात गलत है। केवल अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र ही बना सकता है, राज्य नहीं बना सकता। तो इस वजह से ये हो गया गलत हमारा। उपयुक्त में से बताना है कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, यहां से भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो बेसिकली पूछा है जो हमें मूलाधिकार दिए गए हैं, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, उनके बीच में जो भी न्यायालय की व्याख्याएं हैं, अलग अलग समय पर जो भी जजमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पर कौन सा जो संबंध है वर्तमान में तय हुआ है कि कौन सा संबंध माना जाता है। जैसे पहला, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। अधिकार व्यक्तिगत है, इसलिए समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, कर्तव्य नहीं। तो एलिमिनेट करो, ऐसा नहीं। व्यक्तित्व के विकास के लिए कहीं ना कहीं दोनों ही जरूरी है। राज्य की स्थिरता के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है, अधिकार नहीं। तो कहीं ना कहीं यदि संबंध दोनों में देखा जाए तो ये पहला ऑप्शन कहा जाता है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, कोरिलेटिव है, एक दूसरे के साथ संबंधित है। यदि अधिकार कहीं ना कहीं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, तो एक व्यक्ति अपने कुछ ना कुछ कर्तव्यों का भी ध्यान रखे कि उसके कुछ ना कुछ कर्तव्य हैं। इसलिए कर्तव्यों के संबंधित जो प्रावधान 51 ए के अंतर्गत किए गए हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये व्यवस्था लाई गई, किसकी? मूल कर्तव्य की। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां से एक निचली अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, और संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय उस मामले को स्थानांतरित करने का आदेश देते हुए रिट जारी करता है। क्या? कहीं ना कहीं रिट से संबंधित ये क्वेश्चन हो गया। रिट जारी करता है ताकि उच्च न्यायालय स्वयं उस सुनवाई पर फैसला ले सके। उपयुक्त में से निम्नलिखित में से किस रिट का सर्वोत्तम वर्णन किया गया? तो कुछ नहीं पूछा, यहाँ एक सिचुएशन दी गई है, निचली अदालत और उच्च न्यायालय जो कि रिट जारी कर सकता है, उसके अधिकार के क्षेत्र से संबंधित है कि कौन सी रिट जारी की जाएगी। तो सबसे पहले निचली अदालत एक ऐसे मामले पर सुनवाई कर रही है जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, मतलब उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, और जब वो क्षेत्राधिकार में नहीं आता तो निचली अदालत उस पर निर्णय नहीं दे सकती। तो ऐसी स्थिति में कौन सी जो रिट है यहाँ जारी की जाएगी? तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, न्यायालयों से रिलेटेड नहीं। इसके अलावा जो परमादेश है कि आदेश देना, परमादेश मतलब आदेश देना, ये मुख्यतः किनको? जो भी अधिकारी हैं, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, उनको जो अपने कहीं ना कहीं अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहे, जो उन्हें करना चाहिए, तो ये भी इनसे संबंधित नहीं है। दूसरा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भी जो एक रिट है, उत्प्रेषण कहीं ना कहीं जो निचली अदालतों में जो कार्यवाही वो कर चुके हैं उसको रोकने के लिए जारी की जाती है। और अधिकार परीक्षा के अंतर्गत ये पूछा जाता है न्यायालय के द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी से या जो सरकारी क्षेत्र के जो अधिकारी है कि किस अधिकार से वो निर्णय ले रहे हैं। तो इसमें जो रिट जारी की जाएगी उत्प्रेषण रिट। कौन सी रिट? उत्प्रेषण रिट जारी की जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के पास भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद पर अनन्य मूल क्षेत्राधिकार यहां से है।
किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। यहाँ भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच में, तो यहाँ एक क्षेत्राधिकार देखने को मिलता है कि इन केस भारत सरकार है और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक कोई राज्य है, किसी प्रकार का विवाद होता है तो वहां कहीं ना कहीं हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल क्षेत्राधिकार है। अगला, अपने परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के तहत भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। तो हाँ, ऐसी राय मांगी जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपीलों की सुनवाई कर सकता है। तो ये तीनों के तीनों जो अधिकार है कहीं ना कहीं हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि वे त्रिमूर्ति, क्या एक कंसेप्ट है त्रिमूर्ति, तो त्रिमूर्ति का गठन करते हैं इस अर्थ में कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को पराजित करना है। निम्नलिखित में से कौन त्रिमूर्ति का हिस्सा है? तो एक त्रिमूर्ति का कंसेप्ट दिया गया किसके? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। वो त्रिमूर्ति का कंसेप्ट क्या था? उनमें तीन जो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को रखा गया था, जिसमें एक तो स्वतंत्रता है, एक समता है और इसके अलावा बंधुत्व है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की अवधारणा को ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा त्रिमूर्ति की जो अवधारणा के तहत रखा गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब संविधान सभा के संदर्भ में यहाँ चर्चा की गई है। यहाँ संविधान सभा पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो ये बात सही है। हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो ये बात सही है। अगला, इसका गठन कैबिनेट मिशन जो कि कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, तो इसका गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही है। अगला, इसके सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, कहीं ना कहीं यहीं पर उसने एक पॉइंट ऐड किया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन किया गया था, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं। यहाँ जो व्यवस्था थी सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार तो था, लेकिन सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार में तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन और जो दूसरी व्यवस्था थी वो मनोनयन की जो व्यवस्था है रियासतों के संदर्भ में थी, और अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं जो भी प्रांतों के जो सदस्य हैं प्रांतीय विधानसभाओं में, वो सदस्य कहीं ना कहीं जो हमारी संविधान सभा है वहाँ सदस्यों को उनके निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मनोनयन था, इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें केवल ऑप्शन 1 और 2 देखने को मिलेगा। इस प्रकार के हमारी जो ये आज की जो सीरीज है 10 से 15 क्वेश्चन की, ये कंप्लीट होती है। इसके आगे की सीरीज कंटिन्यूस आती रहेगी।